बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह, प्रेरणा के मंच पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपनी सोच को मैं गृह प्रवेश करा रही हूँ। एक सोच जो मेरे मन में हमेशा आंदोलित होते रहती है, उसका जैसे आज गृह प्रवेश हो प्रेरणा के मंच पर। प्रेरणा का मंच। मैं एक महानगर में रहते हुए जब कई लोगों से जुड़ती हूँ, कई स्त्रियों को देखती हूँ, कई स्त्रियां जो एमएनसी में काम कर रही हैं, वो स्त्रियां जो सब्जी में सब्जी बेच रही हैं, सब्जी मंडी में, वो स्त्रियां जो वो उच्च श्रेणी के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं, कुछ स्त्रियां प्रगति के पथ पर अपनी स्कूटी दौड़ा रही हैं। ये सारी स्त्रियों को देखते हुए, ये जो मुस्कान लेते हुए संघर्ष को अपने दिलों में, जज्बात को अपने दिलों में संभाले हुए जब प्रगति के पथ पर एक मुस्कान के साथ चलते रहती है ना, तो वहां से मेरे मन में एक आंदोलन होता है, कुछ कहने का, कुछ सोच लोगों से बांटने का। और वहां से शुरू होती है इस आंदोलन की शुरुआत, जिसको आज एक मंच मिल गया है, प्रेरणा का मंच। और इस प्रेरणा के मंच पर मैं अपने साथ जुड़े सभी जो यहाँ पर श्रोता हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जानने की कोशिश करेंगे, मेरी सोच को जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रेरणा के मंच का उद्देश्य क्या है, इससे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। प्रेरणा का मंच वो है जो आंसुओं को कहेगा, वो है जो दर्द को कहेगा, वो है जो टूटे हुए सपनों को कहेगा। मगर किससे कहेगा? उन लोगों को लाकर कहेगा जिन्होंने इन संघर्षों को जीकर, हार को जीकर, आंसुओं को पीकर एक प्रेरणा दी है। जो हमारे साथ जैसे आज सब स्त्रियां जुड़ी हुई हैं, अपने आंसुओं के साथ, अपने संघर्षों के साथ, लेकिन कहां? एक प्रेरणा स्रोत बनकर। तो उन प्रेरणा स्रोत स्त्रियों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। अपने श्रोतागणों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इस पहले ही कार्यक्रम में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफी सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और मैं भी, क्योंकि पहली बार ये मंच यहाँ पे चला रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स अभी दिख नहीं रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जो भी सेटिंग हो उसको ठीक करके मैं कमेंट्स पढ़ पाऊं। तब तक के लिए इस मंच की शुरुआत करती हूं मैं। और मंच को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं सरस्वती माँ का धन्यवाद करना चाहूंगी। एक मंत्र के साथ उनको आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो भी है, जो मैं कह पा रही हूँ, जो मैं सोच पा रही हूँ, वो उनकी कृपा ही तो है। तो एक सरस्वती मंत्र के साथ मैं अपने साथ जुड़े लोगों को पहले जोड़ती हूँ और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एक गीतकार, उनके गीत से। आज मैं जिन लोगों को यहाँ पे बुलाई हूँ वो हैं रूही सिंह जी, रश्मि सिंह जी, नीलू मिश्रा जी, उषा विश्वकर्मा जी, ममता जी, वाटिका नौरायल जी और मयंक श्रीवास्तव जी। कुछ लोग बैक स्टेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैं मंच पर थोड़ी देर में लेकर आऊंगी। तो चलिए सरस्वती मंत्र के साथ मैं पहले कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय वागेश्वरी माता। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले कुमार आनंद जी को, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको मैंने कल ही कहा कि मैं ऐसी गरिमामयी नारियों को बुला रही हूँ। आपके गीत में मैं सुनना चाहूंगी नारियों को, उन नारियों को जो सपने को जी रही हैं, जो संघर्षों को जी रही हैं और लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। और एक दिन में ही इन्होंने इतना प्यारा गीत पिरोकर रख दिया कि मुझे लगा कि मुझे कहने की जरूरत नहीं, इनकी गीत से ही शुरुआत करते हैं। तो कुमार आनंद जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमसे। स्वागत है आपका आनंद जी, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेरणा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, मैं आपका बहुत बहुत आभार। और
मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है नारी के लिए। और नारी दिवस पे कार्यक्रम चला हो, प्रेरणा का मंच है, तो कुछ गीत ऐसा हो जो प्रेरणादायक हो। और मैं आप सबके समक्ष एक गीत रखता हूँ, नारी के लिए ही लिखा, जो कल लिखा, अगर कोई त्रुटि हो तो बताइएगा भी। मैं गीत रखता हूँ आप लोगों के बीच कि भाग विधाता की जननी और भाग विधाता की जननी और है प्रमाणित गान कई। भाग विधाता की जननी और है प्रमाणित गान कई। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। बंद रखता हूं कि जिसने मन को जीवित रखा है अंधियारों में सबका। जिसने मन को जीवित रखा है अंधियारों में सबका। जिसने स्वयं को गिरवी रखा है अधिकारों में कब का। उसको ही सब तोल रहे हैं। उसको ही सब तोल रहे हैं माटी के अब ढेलों में। उसको ही सब तोल रहे हैं माटी के अब ढेलों में। कीमत उसकी कौन दे सका देवों के भी मेलों में। कीमत उसकी कौन दे सका देवों के भी मेलों में। हार गए हैं सब जहां पर। हार गए हैं सब जहां पर। जीत बनी है शान वही। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। मैं अगला बंद रखता हूँ कि नभ पर जिसके कदम पड़े परचम जिसका लहराया। नभ पर जिसके कदम पड़े परचम जिसका लहराया। विज्ञान यान पर चढ़ा हुआ सौभाग्य चरण छूने आया। विज्ञान यान पर चढ़ा हुआ सौभाग्य चरण छूने आया। हर बंधन हर वचनों में। हर बंधन हर वचनों में अपनत का हर रूप लिए। हर बंधन हर वचनों में अपनत का हर रूप लिए। जीवन में जीवन बोती है नारी का स्वरूप लिए। जीवन में जीवन बोती है नारी का स्वरूप लिए। सृजन भरी सृष्टि जैसी है। सृजन भरी सृष्टि जैसी है। कण कण की है जान वही। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। एक बंद और रखता हूं कि नारी बिन हर युग सूना है सूना घर घर का आंगन। नारी बिन हर युग सूना है सूना घर का हर आंगन। नारी बिन हर मौसम पतझड़ अभिशापित है हर सावन। नारी बिन हर मौसम पतझड़ अभिशापित है हर सावन। अहम भरे पौरुष को लगता। अहम भरे पौरुष को लगता सब कुछ उसके अधीन सदा। अहम भरे पौरुष को लगता सब कुछ उसके अधीन सदा। नारी के नारित्व को पर अधीन नहीं है कर पाया। नारी के नारित्व को लेकिन अधीन नहीं है कर पाया। सहज समर्पित भावना ही। सहज समर्पित भावना ही नारी का सम्मान सभी। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई।
करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। मैं अंतिम बंद रखता हूँ कि युग की हर एक परंपरा का आधार यहाँ पर नारी है। युग की हर एक परंपरा का आधार यहाँ पर नारी है। पीड़ाओं की हर पीड़ा का उपचार यहाँ पर नारी है। पीड़ाओं की हर पीड़ा का उपचार यहाँ पर नारी है। मझधारों के तूफानों की मझधारों के तूफानों की पतवार यहाँ पर नारी है। संकल्पित हर वचनों का संसार यहाँ पर नारी है। संकल्पित हर वचनों का संसार यहाँ पर नारी है। कि त्रेता द्वापर कलयुग की त्रेता द्वापर कलयुग का सौंदर्य यही, अभिमान यही। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। करुणा भरी बदली नहीं है नारी की पहचान कई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आनंद जी। जिस तरीके से मैंने चाहा था कि नारियों को कह पाऊं कि क्या है नारी, वो आपने सुरों में पिरो के रख दिया, मन मोहित कर दिया। मेरे कार्यक्रम की इतनी सुंदर आगाज आपसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता था। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब आपसे अब विदा जी चाहूंगी। जी 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 मैं बाकी जो हमारे गरिमामयी अतिथिगण हैं उनको जोड़ पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ बने रहें। तो अब मैं अपने एक और जो हमारी गेस्ट है आज की, नीलू मिश्रा जी, उनको साथ में जोड़ लिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलू जी। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की बात करते हैं। और आगे की बात कैसे करें, क्योंकि जिसके साथ मैंने ये सोच, ये विचार साझा किया, उसको सबसे पहले सबसे परिचय कराऊं, तभी तो बात आगे करेंगे। तो ये एक सोच थी मेरी, ये कई बातें जो थी मेरे मन में आंदोलित होती रहती थी। और साहित्योदय के मंच पे मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसके आवाज से तो मैं खासी इम्प्रेस थी ही, साथ ही उसकी सोच से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये हमारा जो विचार की जो कहें कि मित्रता है, वो हो गई उनसे। मयंक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मेरे विचारों को एक आज मंच प्रदान किया है। बिना इनके सहयोग के ये मंच बन नहीं पाता। तो पहले तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आपका मयंक जी। और मैं सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मयंक जी जो हैं वो आकाशवाणी में, दूरदर्शन में और कई सरकारी कार्यक्रमों में मंच संचालन करते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, अखबारों में छाए रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे देना चाहा, क्योंकि मेरी सोच इनसे मिली और इनके सहयोग से ही आज ये मंच तैयार हुआ। तो सबसे पहले तो मैं मयंक जी का ही आभार व्यक्त करूंगी इस मंच के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मयंक जी। और साथ ही मैं अपने साथ लगातार जुड़े अपने जो मित्रगण हैं, जिनसे मैं रोज प्रेरणा लेती हूँ, जो दूसरे के मंच पे मैं जाती हूँ कुछ कहने, आज सब वो मेरे मंच पे आए हैं और लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। आप सबको देख के बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। कुलदीप दी हो, शिवानी हो, हेमंत भाई हो, नलिनी राज हो, रश्मि जोशी, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब, पिंकी सिंघल जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रा पलीवाल जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। यूं ही मेरे साथ बने रहिए और आज इस विमर्श का एक हिस्सा बनिए, जो एक अलग तरह का विमर्श होगा। और मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं रश्मि सिंह, नीलू मिश्रा, रूही सिंह और उषा विश्वकर्मा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये है कौन और क्या है इनकी जिंदगी। अब मैं अपने शब्दों में कहूं तो कहाँ वो बात आएगी जो वो खुद अपने शब्दों में अपनी जिंदगी को बताएं, तो आप उनसे जुड़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो मैं एक एक कर अपने सम्मानीय अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपने जीवन का हिस्सा हमारे साथ बांटे कि कैसा जीवन रहा उनका, कैसे संघर्ष रहे। तो वो पहले वो साझा करें, फिर हम ये विमर्श शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करती हूँ
रश्मि सिंह जी को। रश्मि जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लें। हाँ। मंच पर आसीन सभी मेरे गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। और मयंक जी का विशेष आभार है जो इस मंच तक मुझे खींच कर ले आए। और आज बहुत व्यस्तता है, मेरा मन यहाँ से हिलने का नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत थोड़े समय तक मैं आपके पास जुड़ी रहूंगी। और उसी बीच में मैं अपनी छोटी सी जो भी जीवन की जो गाथा है, जो मतलब स्थितियां हैं, वो मैं बता पाऊंगी आपको। जीवन देखिए, पहले आज के जैसे बच्चों का जीवन है, शायद हमारी पीढ़ी के बच्चों का वैसा जीवन नहीं, लेकिन हमने अपने जीवन को कभी संघर्ष माना ही नहीं। लगता था ये हमारे जीने का संसाधन है, इसी में हमें बेटर से बेटर अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। बहुत पैदा तो मैं हुई मुंबई में, महानगरी में, लेकिन थर्ड के बाद हम अपने गांव रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आ गए। बहुत सीमित संसाधन थे, उसी में हमने वहां पर अपनी शिक्षा दीक्षा ली। आगे के पढ़ाई के लिए हमारे पास वहां पर विद्यालय नहीं थे, तो अपने ननिहाल चली गई, जो राज परिवार है काला कांकर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश के आसपास ही है। तो इस तरह मेरा जीवन जो है छोटे छोटे अवसरों को पकड़ के आगे बढ़ने की कहानी। और जितना मुझे ये छोटा अवसर छोटा था, मैंने उसको बहुत कस के पकड़ा। और एक दिन मैंने अपने जीवन में उस अवसर को बदला जब मैं एक टीचर के रूप में कार्यरत हुई। और जैसे हर लड़की का सपना होता है बहुत कुछ बनने का, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं शिक्षक बनूं और इस देश दुनिया को एक माध्यम बनूं। अपने साथ जितने बच्चे पढ़ेंगे उनको मैं कुछ इस दुनिया से और दुनिया के जीने लायक दुनिया का हिस्सा बना सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहा। तो आज मैं दिल्ली में प्राइमरी की टीचर हूँ और अपने स्थान पर रह के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन हाँ, किसी को नहीं लगेगा बड़ा, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत बड़ी दुनिया। आज भी मैं उन बच्चों के बीच में होती हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया की मैं सबसे हसीन दुनिया में मैं बैठी हूँ। तो मैं आपको अपने ये इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर बच्चे की दुनिया में सबसे पहला जो स्थान होता है, माँ का होता है। और स्त्री विमर्श में हमें लगता है सबसे पहले हमें माँ के बारे में कुछ बताना चाहिए। मेरी माँ का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। मेरे पिता, आपको पता है, जब एक पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो माँ के कंधे पे दुगना क्या तिगुना बोझ आ जाता है। और उसमें जब पढ़ी लिखी माँ होती है और अपने बच्चों को जीवन को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहती है और मार्ग में अनेकों बाधाएं होती हैं, तो उस माँ की कहानी है। तो मेरी एक किताब आई है, वैविध्य, जिसमें मैं अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मैं मंच पे कुछ साझा करने से पहले दो तीन पंक्तियां उनके बारे में रखना चाहूंगी कि मैंने उनको कैसा महसूस किया है। तो प्रस्तुत है माँ कविता का जो शीर्षक है, उससे कुछ पंक्तियां। माँ संबोधन नहीं, एहसास है। माँ संबोधन नहीं, एहसास है। छल कपट से दूर सघन विश्वास है। माँ ओस सा स्पर्श, माँ ओस सा स्पर्श साहस का हिमालय है। इस भौतिकता के जंगल पे माँ धरती पर देवालय है। माँ ओस सा स्पर्श साहस का हिमालय है। इस भौतिकता के जंगल में धरती पर देवालय है। माँ धूप है, दीप है, अक्षत चंदन नवेद और रोली है। पहली बरखा की सोंधी सुगंध मीठी सी लोरी है। माँ उत्सव है, गीत है, अवलंब का शहतीर है। माँ उत्सव है, गीत है, अवलंब का शहतीर है। सांत्वना का सागर, ढांढस की गागर का सरस नीर। माँ शीत की गर्म धूप, मृगशिरा की नर्म फुहार है। माँ शीत की गर्म धूप, मृगशिरा की नर्म फुहार है। बंजर भूमि में माँ उम्मीद का बसंती बयार है। एक इस पे एक दो पंक्तियां मेरी बहुत मुझे पसंद है, वो भी मैं बोल दूंगी, उसके बाद आगे जी। मैं दूसरी कविता बोलूंगी। माँ जी। कोयल की कूक सी, माँ कोयल की कूक सी मिश्री जैसी वाणी है। माँ कोयल की कूक सी मिश्री जैसी वाणी है।
दादी नानी की कहानियों वाली परियों की रानी है। दादी नानी की कहानियों वाली परियों की रानी है। तो बहुत लंबी ये रचना है। मैं बस हाँ, इससे इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जी, रश्मि जी, आपसे मैंने ये तो ज़रूर सीखा कि माँ कैसी बेटी बनाती है। खुद के संघर्षों के जीवन के बाद भी वो अगर अपनी बेटी को संघर्षों में जीना सिखा देती है, तो इससे बड़ी नींव तो हमारी माँ ही है। लेकिन एक स्त्री ही स्त्री को बना रही है, ये आपकी जी, कविता से मैंने देखा। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका जीवन। जी, आभार। जी, आभार आपका समझने के लिए। और सही बात है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गढ़ती तो माँ ही है। और स्त्री विमर्श में माँ ना हो तो हमें लगता है ये किस्सा अधूरा ही रह जाएगा। देख, जीवन में बहुत शिकायतें, बहुत तकलीफें थीं, तो हमने जीवन को उस नज़रिए से देखा। तो मेरी पहली जो कविता है निर्भया, मैंने उसका नाम दिया। ये मैं बहुत लंबे समय से नहीं लिखती हूँ, मैं 2016 के बाद लिखना शुरू किया, निर्भया की बरसी पर। वो कारुणिक जो रुदन और जो तकलीफें थी, उन्होंने शायद हमें कलम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं आपके सामने वो गीत प्रस्तुत करती हूँ। आप बिल्कुल ये प्रस्तुत कीजिए, फिर मैं आपको निर्भया से ही जुड़ी एक शख्सियत को से मिलवाऊंगी अभी यहीं पे, वो जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए जी, आप जी, सुनाएं, फिर आप अपनी वाणी को विराम देंगी तो मैं आपको मिलाती हूँ जी, उनसे। जी, जी। मैं वैदेही बन वन को जाऊँगी, मैं वैदेही बन वन को जाऊँगी, मैं सावित्री बन सत्यवान को यम से वापस लाऊँगी, मैं उमा बन भोले के अपमान में हवन हो जाऊँगी। पर पर क्या तुम राम बनोगे? दुखियों के दुख दर्द हरोगे? क्या तुम सत्यवान बन पाओगे? सती का मान बढ़ाओगे? क्या तुम शंभु बन पाओगे? सृष्टि हेतु हलाहल विष पियोगे? नहीं, ना ही तुम राम बन पाए राम, न मैं बन पाई सीता। ना ही बन पाए तुम सत्यवान, न मैं सावित्री जैसी समर्पिता। न तुम बन पाए भोले शंकर, न मैं उमा जैसी वनिता। पर सदा सहेजता को ओढ़ जीत हार से परे, सदा सहजता को ओढ़ जीत हार से परे जीवन जी लिया करते थे। अपमान का घूंट पी संघर्ष नहीं होने दिया करते थे। अब नहीं सहूंगी, नियत मान के चुप नहीं रहूंगी। मैं आज की नारी हूं, नर पे दो दो मात्रा भारी हूं। एक बार दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। एक बार दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, बदले में महाभारत का युद्ध जिया था। तो अब सोचो और विचारो, जब बोओगे बबूल तो कांटे ही पाओगे, अपने कर्मों का फल इसी धरा पर चुक। ये पहली मेरी कविता थी, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जैसी भी थी। ये मेरी बस पहली रचना थी। बहुत अच्छी कविता, और आपकी कविता के बाद मैं उसको बुलाना चाहूंगी जो आपको और जानकर अच्छा लगेगा कि वो हमारे साथ हैं। उषा जी, जी। श्रीवास्तव जी, उषा विश्वकर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्योंकि आपका वीडियो मुझे नजर नहीं आ रहा। प्रेरणा जी जी, मैं जी सुन आपसे रही एक हूँ। बात मैं एक मैं एक बात करना चाहती हूँ। आप जी, लोगों से क्षमा चाहूंगी। मेरा 5 मिनट का टाइम और है। उसके बीच जी, में आप लोगों से पहले से ही क्षमा याचना के साथ मैं विदा ले लूंगी। मेरा ट्रेन का टाइम हो जाएगा। जी, जी, मैं समझ रही हूँ। मैं बस आपको उषा विश्वकर्मा जी से मिलाना चाहती हूँ। आप 2 मिनट का समय दें। उनको आप जानेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इसी पे कविता लिखी है। तो जी, आप उषा विश्वकर्मा जी को का जीवन सुन के फिर कुछ पंक्तियां बोल के, और तब आप यहाँ से आप विदा ले सकती हैं। उषा विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। मैं आपका जीवन आप यहीं पे स्वयं साझा करो, ताकि लोग आपको जाने आपके ही द्वारा। स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी और रश्मि जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और जल्दी मिलेंगे। तो अपने बारे में कहाँ से शुरू करूँ? तो बचपन से शुरू करते हैं। मैं रहने वाली बस्ती की हूँ और बस्ती में मुंडेरवा की रहने वाली हूँ मैं, और करीबन 5-6 साल की थी तो शहर चली आई। और जैसे रश्मि जी ने कहा कि बचपन
लोग याद करके बहुत उनको अच्छा लगता है और बचपने की बातों को सुन करके महसूस करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बचपन वैसा नहीं था। तो बचपन से ही बहुत बुरी बुरी चीजें देखी हैं। बचपन में देखा कि मैं बस्ती जिले में रहती थी और जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, लेकिन कुछ आर्थिक आर्थिक प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि पापा मेरे 4 भाई थे और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा हुए, पापा नाराज होके चले गए घर से। और मैं पहली बेटी थी उनकी, और अब वो चले गए। पहले तो टेलीफोन और इस तरह की सुविधा नहीं थी कि जानकारी ले ली जाए कि कहाँ पे है। और ऐसे ऐसे हो गया 1 साल, और मतलब 6-7 महीने बाद बहुत सारी दिक्कतें माँ को झेलनी पड़ी। फिर माँ मेरी मायके चली गई, नानी के पास गई, तो वहां पे भी जो पहले इज्जत थी वो बहुत चेंज हो चुका था, और कानाफूसी बगल में शुरू हो गई थी कि इनका मर्द छोड़ के चला गया। मर्द क्यों छोड़ के गया, क्या प्रॉब्लम हुई, उससे कोई फर्क नहीं है लोगों को। लोगों का जो माइंडसेट है वो लगता था कि माँ की ही गलती है इसलिए छोड़ के चला गया। उस पे भी बात नहीं लोगों को सब्र होती है। मैं जब नानी वहां होती हूँ तो स्कूल जाने का मतलब, लोग बोलते हैं स्कूल इसको भेजो, तो गांव में मुंशी जी बोलते हैं ना टीचर को। तो मैंने बोरा उठाया और पटरी वटरी घिसा, काला कलर किया और चली गई। वो 6 साल की बच्ची स्कूल चली गई, खुशी खुशी गई थी, क्योंकि कपड़ों पे काला भी पोत के गई थी, क्योंकि अपने हाथ से बिल्कुल पटरी को चमकाया था काले से बिल्कुल। और वहां बैठती है और मुंशी जी आते हैं और पूछते हैं ये किसकी बेटी है, तो बताते हैं। तो मुंशी जी सीधे पूछते तेरा बाप कहाँ गया। और फिर दूसरे मुंशी जी आकर के कानाफूसी मतलब करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, और सारे बच्चे हंसते रहते हैं। 6 साल की बच्ची को नहीं पता कि बाप कहाँ गया, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो जो हंसी, जो वो टोन थी, वो उस बच्ची को नहीं अच्छी लगी। और वो छुट्टी होने के पहले ही बोरा उठा करके वो बच्ची घर चली आती, और फिर वो स्कूल नहीं जाती। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें सुनी कि मेरी माँ जिसको भाई बोलती थी उसमें भी कानाफूसी शुरू हो गई कि फलाने से बात ना करो, मतलब जिस तरह अपना एक टोन होता था। खैर 1.5 साल में पापा का पता चला, फिर मेरे रिलेटिव गए, हमको शहर लेकर के आए। शहर में आने के बाद अपना एक संघर्ष शुरू हुआ। पिताजी आए और लेकर के शहर आए, लखनऊ आ गए हम लोग। लखनऊ में माँ के साथ आना उसका एक बड़ा चैलेंज, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और गाड़ियां बड़ी बड़ी, तो एक एक नया सपना था कि मतलब कहाँ आ गए हम। लेकिन वहां पे भी दूसरी कहानी शुरू हो गई। मतलब भूख की तो कहानी शुरू ही थी, लेकिन वहां इज्जत की कहानी शुरू हो गई कि जब हम शहर में आए और मेरे पिताजी काम पे जाते थे, क्योंकि मेरी माँ गांव से थी और बहुत सीधी थी, मेरे पिताजी बहुत सीधे थे, तो पापा के दोस्त घर पे आते थे जब माँ नहीं होती, मतलब पिता नहीं होते थे, तो मेरी माँ से पूछते थे पापा कहाँ गए, क्योंकि उनको पता था कि पापा कहाँ गए। तो मेरी माँ से भी बदतमीजी और जबरदस्ती की जाती थी। मेरी माँ कंप्लेन करती, फिर रेंट चेंज करते, फिर चेंज करते, और ऐसे होते होते बहुत सारे जगहों पर ये झेला। और हम 3 बहन देखते देखते हो गए। मतलब हद तब खत्म हुई कि मेरे पिताजी के दोस्त मेरी माँ पे तो नजर रखते ही थे। जब मैं बड़ी हुई, हाई स्कूल में थी, तो वो उनकी नजर मुझ पे भी पड़ गई। उन्होंने मेरे साथ भी कोशिश की। मतलब मानवता कहाँ तक, इंसानियत कहाँ तक गिरेगी कि मेरी माँ के ऊपर तो आपकी नजर है ही, और आपकी नजर उस 14-15 साल की बेटी पे भी पड़ने लगी। तो खैर उससे बचाया। भूख का फिर सवाल हो गया, क्योंकि हम 4 बहन 1 भाई हो गए।
परिवार बढ़ता रहा, लेकिन जो आमदनी थी वो सिंगल थी, और शहर में आपको सब कुछ खरीदना है। इंटर मैंने पास नहीं किया था, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो एक संस्था में हमने काम शुरू किया। और उस बीच में ऐसा हुआ कि पिताजी क्योंकि अलग घर शिफ्ट किए थे, और करीबन 1-1.5 साल काम नहीं लगा उनका, तो घर में वो स्थिति थी कि चावल का एक दाना नहीं। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया काम, उस दिन अजवाइन और नमक की चाय पी के गई, मेरे घर में एक दाना नहीं था। और जब मैं वहां जाती हूँ और मेरी माँ यहाँ पूरा बक्सा खंगालती है, तो उसको 5 रुपए मिलता है। 5 रुपए का वो आधा किलो चावल लाती, तब 10 रुपए किलो में चावल था। आधा किलो चावल लाती है, और जो सब्जी वाले जो साग फेंक देते हैं वो मेरी माँ लाती है, उसको साफ करती है और उसको बनाती है। वहां मैं जिस मीटिंग में हूँ वहाँ 3 प्रकार की सब्जी आती है मेरे सामने, सलाद और पापड़ के साथ। यहाँ मेरी माँ तड़प रही है कि मेरी बेटी एक चाय भी नसीब नहीं हुआ, वहां मैं तड़प रही हूँ कि मेरी छोटे भाई बहन है, आज वो क्या खाएंगे। एक बार क्या हुआ कि पिताजी मेरे काम पे गए, मेरे यहाँ लकड़ी का पापा काम करते हैं, और रात में 10 बजे आए, तब तक हमारे यहाँ खाना नहीं बना था। और आए, बोले चूल्हा जलाओ, मैं आटा लेके आता हूँ। 9:30 बज रहा था लगभग। मैं चूल्हा जलाती हूँ, पापा खाली हाथ आते हैं। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले 50 रुपया कहीं गिर गया, और चूल्हे में पानी डालते हैं, फिर हम सो जाते हैं। ये जर्नी शुरू होती रही, खत्म होती रही। हाई स्कूल के बाद मैंने पैसे नहीं लिए घर में अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि थे ही नहीं। माँ बाप का तो मन था पढ़ाने का, लेकिन जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती आप करेंगे। बात वहां पे भी नहीं रुकी। ये हुआ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2006 की बात है कि ये सब तो दिमाग में घर कर ही रहा था। 2006 में मैं जिस स्लम्स बस्ती में पढ़ाती थी, एक साथी आया मेरे साथ कि मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है। और उसने मदद की। महीने का होता है कि आपको आपका वाउचर कलेक्ट करना होता है और सबमिट करना होता है। बोला मैं अपने घर पे भूल गया हूँ। हमने कहा ठीक है, घर पे चल के ले लेते हैं। उससे पहले भी मैं 2-3 बार गई थी उसके घर, और मैं उसके घर जाती हूँ, कमरे में घुसती हूँ, वो दरवाजा बंद कर लेता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं पानी पीने के लिए बढ़ती हूँ। पानी पीने ही जाती हूँ, तब तक पीछे से एक हाथ आता है, ग्रैब करता है, बहुत तेज से झगड़ता है, और मेरे लिए थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद वो खींचना, जबरदस्ती करना, ब्रेस्ट को नोचना, जीन्स को फाड़ने की कोशिश करना, पूरा मतलब कोशिश क्या, उसने पूरा दम ही लगाया था। उस समय पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उससे पहले बलात्कार क्या होता है वो सिर्फ टीवी में देखते हैं और अखबार में पढ़ते हैं आप। लेकिन एक स्त्री से पूछिए कि जब ये घटना किसी के साथ होती है तो वो किस पीड़ा में, किस दहशत में अपने अपने उस समय को जीती है। वो जब वो ये घटना चलती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो ये करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके सर पे शैतान सवार रहता है। उसको ब्रेस्ट नोच रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लड़की गिर रही है, उसको कितना तेज उसकी सांस नहीं आ रही है, जो आपकी जकड़न होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, मैं गिरती हूँ और एक लात और उठ के एक तमाचा लगाती हूँ और मैं बाहर भाग आती हूँ। बच तो गई, लेकिन मुझे सदमा लग गया, क्योंकि वो बचपन से वो जो चीजें चल रही थी वो बहुत खतरनाक थी। वो तो लास्ट था फिर, और ये मुझे बहुत लंबा ट्रॉमा दे गया, 1.5 साल का। पागल खाने तक का भी सफर रहा मेरा, क्योंकि जब मुझे झटका आता था वो सदमा, क्योंकि घर में बताया नहीं डर के कारण कि मैं बताऊंगी तो मेरा बाहर निकलना फिर से बंद हो जाएगा,
क्योंकि ये बड़ी घटना होती है लड़कियों के लिए। और डॉक्टरी की इलाज करवाया, सब ओके। फिर ये हुआ कि भूत पिचास लग गया है, तो ओझा और पंडित और सोखा जो बोलते हैं उसका भी पूरा जतन किया गया, और पूरा मतलब मेंटल हो गई मैं। खैर 1.5 साल लगा ठीक होने में। कुछ डॉक्टर परिचित में थे तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं हुआ, इसको एक सदमा लगा है, जो आप लोग प्यार से पूछिए। मैंने बताया फिर, और फिर फैमिली ने मेरे सपोर्ट किया। पहले तो गुस्सा हुए कि मैं जान से मार दूंगा उसको, जो एक गुस्सा आती है पेरेंट्स को। उस दौर में मैंने अपने पिता को काटा, मैंने अपने अंकल को काटा, 5 साल की बहन को उठा के फेंक दिया, अपनी छोटी बहन को ढकेल दिया, आज भी उसके निशान है नल के। तो वो एक पागल की ही स्थिति हो गई थी, क्योंकि ये कोई नहीं जान रहा था कि वो अंदर क्या चल रहा है। मतलब पुरुष नाम से नफरत थी मुझे। मैं अपने बाप को भी नहीं पसंद करती थी उस दौरान, मैं सामने नहीं देखना चाहती थी, उनकी छुई हुई कोई चीज नहीं खाती थी। खैर मैं ठीक हुई, और उस समय मैं शिक्षा पे काम करती थी। तो एक बात समझ में आई कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी बड़ी डिग्री ले लें, कितनी अच्छी नौकरी कर लें, लेकिन अगर अंदर साहस नहीं है, तो जो दम लगा के बात बोलते हैं, अपने निर्णय की बात करते हैं, निर्णय लेने की ख्वाहिश रखते हैं, वो नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि सुरक्षा पे काम करना। तो हमने सुरक्षा पे काम किया, क्योंकि उस समय उम्र बहुत कम थी, और जो एक बार समझ में आया कि हाँ हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी तक का 700 नुक्कड़ नाटक किए। नुक्कड़ नाटक करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना, किसी लड़की के साथ कोई घटना हो गई तो प्रोटेस्ट करना। तब तक कोई नाम नहीं था हमारी संस्था का, तो जो लोग सपोर्ट करते थे, कुछ पेंसिल रबड़ और कॉपी पेन देते थे, तो उनसे हमने, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों ने कहा जब हम नाटक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने कहा क्यों? तो बोले कि हमारा जो ड्रेस है वो सेम नहीं है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो लगता ही नहीं है कि हम कोई टीम है। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने लोगों से पैसे मतलब कपड़े मांगे कि हमें एक कपड़ा चाहिए जो कि हमको ड्रेस कोड बनानी है, तो इसके पैसे हम लोगों के कुछ सपोर्ट में आए। तो ये तय हुआ कि कौन सा कलर, क्योंकि सलवार कुर्ता ही पहनते थे, तो ये हुआ लाल काला, लाल कुर्ता और काली सलवार, काला दुपट्टा। तो फिर हमने पूछा भाई लाल काला क्यों? तो लड़कियों ने बोला कि लाल मीन्स, मतलब लाल मीन्स संघर्ष, और कहीं ना कहीं खतरा भी है। तो हम लड़कियों को जो है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, और ब्लैक मीन्स विरोध, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका विरोध भी करना हमें आना चाहिए। तो ये पहन के हम लोग अपना काम शुरू किए। तब तक कोई नाम नहीं था। जब हम लोग ये पहन के निकलने लगे तो फिर से वो कमेंट शुरू हो गए, तितलियां जा रही हैं, लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा उड़ाक का दल जा रहा है। तो उसमें से एक ग्रुप ने बोला कि क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। तो नाम बड़ा अच्छा लगा लड़कियों को, बोला भी हमारा कोई नाम भी नहीं है और ये नाम हमारे ऊपर बड़ा सूट कर रहा है, तो आज से हम रेड ब्रिगेड हैं। तो ये नाम जो है, जो मंजिलों ने दिया हम लोगों को, और उसका हम लोगों ने स्वागत किया, और हमने अपना नाम रख लिया रेड ब्रिगेड, और इसको पहन के अपना काम करने लगे। साहस का पॉइंट जब टर्न होता है कि एक समय आया कि हमारे यहाँ जो लड़कियां शिक्षा लेती थी, वो एक समय एक जगह रुकती थी, क्योंकि वैन उनको लेके जाती थी। तो जहाँ पे वैन रुकती थी वहां पे 10-12 लड़के खड़े होकर के कमेंट करते हैं। सबके साथ हुआ होगा, वो सबने सहा होगा, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं। तो उसमें जैसे हम लोग यूपी के, भाभी आ गई, भाभी आ गई, अरे भाभी कहाँ जात हो, भैया तो के बहुत चाहत है, अरे तनी देख ला देख ला, मतलब इस तरह के कमेंट लगातार शुरू हो गए। अब वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। पुलिस के पास गए कि आपको पेट्रोलिंग करनी चाहिए। नहीं, पुलिस ने तो सीधे बोला कि आप निकलती क्यों है, क्योंकि भाई हम लोगों को लाइसेंस मिला है छिड़वाने का, और लड़कों को मिला है छेड़ने का लाइसेंस। वो घर वाले भी देते हैं और कानून भी देता है। तो हम लोग आ गए, और अगल बगल वालों का भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था।
वो सोचते थे कि लड़कियों को ये अच्छा लग रहा है। खैर 1 महीना हो गया, लड़कियों ने तय किया आज हम खुद निपटेंगे अगर ये लोग खड़े हुए तो। शाम को वैन आती है और रुकती है और फिर से वही कमेंट शुरू हो जाते, भाभी आ गई। तो वो लड़कियां बैग पटकती हैं और उन लोगों को दौड़ाती हैं। जो लीडर होते हैं, जो बहुत भाभी भाभी चिल्लाते हैं, वही पकड़ में आते हैं और उनको खूब मारती हैं वो। और हमारे वहाँ एक बहुत फेमस रामलीला मैदान है, क्योंकि वही गाड़ी रुकती थी, और उठा के उसमें डाल देती हैं। कहती तुमको जो करना है कर लो, जहां जाना है चले जाओ, बस हो गया, बहुत हो गया अब। और वो हमको आती हैं, बताती हैं कि आज फलाने को हमने मारा। हमने कहा ठीक किया। तो शाम काफी हो गई थी, तो उनके पिता आए चिल्लाते हुए, ये क्या नेता नगरी है, आपकी लड़कियों ने मारा। तो हमने बहुत प्यार से पूछा कि अंकल जी आपके कितने बेटे हैं? तो बोले एक। तो हमने कहा दूसरा भी दूसरी शादी की है क्या आपने? दूसरा बेटा भी तो है ना आपका? तो बोले ये क्या बदतमीजी है? हमने कहा भाई ये बहू है आपकी, आपको प्यार से घर ले जाना चाहिए, जो मर्जी है करिए। अब आप रोड पे बहू की बेइज्जती करवा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। 1 महीने से भाभी भाभी चिल्ला रहा है। बिल्कुल, आप जिस बेबाकी से मतलब दर्द को भी और हर बात को अपने बयां करती हैं ना, तो यहाँ पे जुड़े जितने लोग हैं और जितने हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक साहस तो आप अपनी बातों से ही दिए जा रही हैं। तो इसको थोड़ा सा बस जीवन में आगे तक हाँ, अपने कैसे, ताकि फिर विमर्श पे भी पहुंच पाएंगे। शॉर्ट करती हूँ जी, मैं शॉर्ट करती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी था बताना, ऐसे टुकड़े टुकड़े में ये बात समझ में नहीं आती है संघर्ष क्या है। तो वो खैर अपने बेटे को पीटते हुए ले गए, और उस दिन से लड़कियों के मन में जो साहस आया वो आज तक बरकरार है। और फिर मीडिया ने सपोर्ट किया, फिर 5 कंट्रियों से हमने जो है सेल्फ डिफेंस सीखा, और आज दुनिया की शायद ही कोई मीडिया हो या कोई अवार्ड हो जो रेड ब्रिगेड को मिला ना हो। अभी तक 2.25 लाख लड़कियों से हम लोग रूबरू हुए हैं और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और ये बहुत हमारी संस्था गर्व से कहती है, जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो सिर्फ भारत में हम ही लोग देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट, कुंफू, कराटे नहीं सिखाती हूँ। तो अभी तक ये जर्नी है, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे भी जाएगी। बिल्कुल। और अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों आपने बहुत बेबाकी से कहा कि अभी नारीवाद और नारियों के लिए जो आंदोलन है वो इस नारी दिवस के आसपास ही घूम जाता है। अभी पूरी जनता जाग गई है। वो अब आपकी बेबाकी से जो आपने बातें कही ना, उससे मैं बिल्कुल अब रिलेट कर सकती हूँ। और इसको कहते हैं कि सर झुकाती हूँ, नतमस्तक होती हूँ कि ऐसी बेबाकी से वही कह सकता है। वो शायद दूसरों को रूड लगे, लेकिन इसलिए भी वो कह सकता है क्योंकि उसने जिया है। हम तो बात कर रहे हैं, उसने उस चीज को जिया है। तो आपको बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी, ताकि हमारे दर्शक भी जो है ना वो सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन के पहलुओं को आंक रहे होंगे इन सब बातों में। तो जो जुड़े हैं पहले उनको भी थोड़ा धन्यवाद कह दूं मैं कि अनुपमा पांडे भारतीय जी जुड़ी हुई हैं, और शुभ्रा जी, ग्रेट इनिशिएटिव, राहुल गुप्ता, सोहिनी, सारे लोग आप सबको सुन के कहीं ना कहीं प्रेरणा तो ले ही रहे हैं। उन्हें एक अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है कि कुछ अलग से बात करने का हमें मौका मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। पिंकी सिंघल जी, विकास मिश्रा जी, चेतना सिंह मेरी बहन है, सबका मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ अपने जीवन को, हमारे साथ यहाँ पे एक नेशनल एथलीट भी जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलती हूँ और उनके जीवन को जानते हैं, और थोड़े से कम इसमें जानते हैं भाव में, क्योंकि हम वार्ता जो करें उस पर हम ज्यादा विमर्श कर पाएंगे, हमें समय मिलेगा। तो नीलू मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मैम म्यूट है, अनम्यूट कर लो आप अपनी माइक। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है या तो माइक वॉल्यूम। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। अगर आप दोबारा या तो फिर ज्वाइन करके देखो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तस्वीर तो काफी खूबसूरत आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वो दोबारा ज्वाइन करती हैं, तब तक आइए हम सुनते हैं कहानी रूही की, उनकी जवानी, जो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है। मैं स्वागत करती हूँ रूही। मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगी, आप कहिए अपने विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा, और आप सबका जो भी अभी मंच पे हैं उन सबका बहुत आभार कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं इस मंच को साझा कर सकूं। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद इस बात की देना चाहूंगी। मुझे लगता है किसी भी स्त्री की उपलब्धि से ज्यादा खूबसूरत उसका संघर्ष होता है, जो जिसके लिए आप आज आपने ये मंच तैयार किया है। और जब मैं ये संघर्ष देख रही हूँ, जितनी सुनी हूँ अभी तक 2 लोगों का, इनक्रेडिबल, यही एक शब्द आ रहा है। एक्चुअली हमें कई बार क्या लगता है, हमारी स्टोरी हमने ही सारी चीजें झेली हैं, बट जब आप सामने किसी को सुनते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि जो वहां पहुंचा है कहीं, जिससे आप बात कर रहे हो, वो ऐसे नहीं पहुंचा है, उसके पीछे बहुत संघर्ष है। तो जैसा रश्मि जी ने पहले कहा था, अपने बारे में बताना सबसे मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम प्रेरणा जी आप मुझे दे रही हैं मेरे लिए बताने का। लेकिन ठीक है, मैं भी बचपन से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि हम जो आज हैं और जो हम दिख रहे हैं या हम जो कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सबके बचपन का इम्पैक्ट है। उसका कुछ पुश किया गया है, हमें धकेला गया है कि आपको कुछ करना है। तो मेरा बचपन भी आपकी तरह ही है, जिसको मैं बहुत ज्यादा याद नहीं करना चाहती। लोग कहते हैं बचपन याद करके मुस्कुरा देते हैं, बट शायद मैं भी नहीं कर पाती। मैं 2 साल की थी, और आमतौर पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। मैं चाहती नहीं मैं किसी मंच पे ये सारी बातें करूं, पर चूंकि आज महिला दिवस है, हम मना अभी रहे हैं। आवाज आई मेरी? प्रेरणा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी नीलू आवाज मैम, आई? आपकी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। और रूही जी अपना जीवन रही थी, तो इसके बाद मैं आपको सुन लूं। मुझे एक्चुअली मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, जाना है, मेरे घर में शादी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप और सुन लो इनको। नो प्रॉब्लम, वो मैं वेट कर लेती हूँ। किसी व्यस्तता हाँ हाँ, है कि रूही आप नो, इंतजार कर लेंगे। नीरू हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। नीरू शुरू करें। प्रेरणा जी, ठीक है प्रेरणा जी, रूही जी। जी जी। प्रेरणा जी, आवाज मैं जा रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ नीलू रही जी है। से। नीलू शुरू करें। इसके पहले मैं नीलू के लिए दो, क्योंकि इसके बाद ये रहेंगी नहीं, तो थोड़ा सा जी मैं नीलू के बारे में बताना चाहता हूँ। जी और उसको नीलू बड़े अच्छे तरीके से बताएगी, लेकिन मैं इसके पहले इसका थोड़ा सा परिचय दे दूं, ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वागत। देंगे तो सुपर रहेगा। अ, जैसे उषा हमारे शहर की लड़की है, नीलू भी हमारे शहर की लड़की है। एक बहुत ही छोटा सा शहर जिसे बस्ती कहते हैं, और उस बस्ती में आज से करीब 30-35 साल पहले एक छोटी सी लड़की जब स्टेडियम में पहुंचती है और शॉर्ट्स पहन से दौड़ती है, तो उसे लोग बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं। और जैसे होता है एक छोटे से शहर में दौड़ना, कि ये कौन सी बात है भला, कि जो इस तरीके से दौड़ती है। थोड़ी बड़ी होती है तो फिर वो साइकिलें चलाती है, और जब वो साइकिल चलाना शुरू करती है तो चौराहों पे लोग उसे एक अजूबे की तरह देखते हैं। फिर उसने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जीता, फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद ये कारवां चलता रहा। एक स्त्री के जीवन में शादी का एक बड़ा बहुत महत्व होता है, और उसके बाद बच्चे। फिर उसके बाद वो एक आम औरत की तरह घर में रहती है, नौकरी करती है, और ढेरों बीमारियां उसे घेर लेती हैं। उनसे उन उन बीमारियों के और उन संघर्ष से निकलना नीलू ने कैसे सीखा, कैसे वो फिर से मैदान पे आई, और 35 साल से लेकर और आज जब वो 50 के दशक को छू रही हैं, तो ऐसे में वो लॉगिन नहीं हो विश्व रहा है। के तमाम कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। और जो आंखें उन्हें देखती थीं, बुरा भला कहती थीं, उन आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुके हैं, और वो चश्मे से इनका देख कर इनका स्वागत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नारी शक्ति है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर, गंगा सुरक्षा से लेकर इलेक्शन आइकॉन, हमारे रोटरी क्लब से तमाम ऐसे पदों से जुड़ी हुई है नीलू मिश्रा, हमारे शहर की शान है। तो अब नीलू आप बताओ कि कैसे संघर्ष रहा, ये पूरा पैनल आपको सुनना चाहता है। थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया।
बिल्कुल, बहुत-बहुत थैंक यू। आपने बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी और आपका धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म में मुझे जोड़ा। बहुत ही प्रेरणादायक अभी मैंने टॉपिक सुने और बहुत अच्छा लग रहा है कि बस्ती जैसे ज़िले से निकल के सब लोग बाहर अपने नाम, अपने पहचान को कायम कर रहे हैं। तो मैं भी बस्ती जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसको कहेंगे बहुत बड़े हृदय वाले शहर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी एज अभी 50 प्लस है, मैं इंडिया के लिए 50 प्लस में खेल रही हूँ। बस्ती से लेकर के विश्व स्तर तक मेडल लाने का जो मेरा एक सफ़र है, शायद वो मेरा अकेले का ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारे पॉज़िटिव माइंड के लोग भी जुड़े थे और बहुत ही नेगेटिव माइंड्स के भी लोग जुड़े थे। और बस्ती से खेलने का फ़ैसला लेना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था जब 1986 में ऐसी बात ही नहीं होती थी, कोई लड़की हाफ पैंट पहन के दौड़े। जब मैं बेगम ख़ैर में पढ़ती थी, वहाँ पे लड़कियाँ कभी बस्ती में कोई लड़की साइकिल नहीं चलाई थी। एक शुरू से बचपन से कुछ ऐसा नया करने का मेरा रहता था। पहली बार मैंने साइकिल लेकर के जब निकली तो मुझे स्कूल में बहुत डाँटा गया कि तुम ये लड़कों वाला काम क्यों कर रही हो? तो मैंने एक ही शब्द वहाँ प्रिंसिपल आपा मैम थी, तो मैंने उनसे कहा कि अ, मैम मेरा टाइम बचेगा। मेरे 6 भाई-बहन हैं, घर में काम भी करना पड़ता है और साइकिल से आएँगे तो जल्दी आएँगे। मेरी मम्मी भी प्रिंसिपल थी जूनियर हाई स्कूल में, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, फादर क्रिमिनल लॉयर, तो हम लोग बहुत कर्म वाले लोग घर में थे और जब खेलने का फैसला लिए तो फादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि मेरी खूबसूरत सी बिटिया काली हो जाए या ब्राह्मण फैमिली में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि शादी ही नहीं होगी, हाफ पैंट पहन के दौड़ेगी, कौन अच्छी फैमिली से शादी करेगा। तो क्लास 12 के बाद फादर चाहते थे शादी हो जाए, ससुराल जाए, लेकिन मेरी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मदर मेरी खुद एक बस्ती की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला है टीचर्स के बेहतर योगदान के लिए। तो उन्होंने कभी लड़का और लड़की का फ़र्क नहीं मेरे अंदर समझा और वो फैसिलिटी दी जो मुझे मिलनी चाहिए। और साथ में जितने हमारे मित्र थे तो हम लोग बस्ती में दौड़ना जब शुरू किया तो एक लगता था अजूबा दौड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? फिर भी मैं किसी को नहीं देखती थी, साइकिल से चलते थे, सड़कों में जैसे भैया ने बताया सब कहा बेटा नीलू ऐसे-ऐसे कमेंट आते थे, बड़ा हम उसको एन्जॉय करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई कमेंट करे तो उसको रिप्लाई करो, ठीक है, हम उस लायक हैं तब तुम बोल रहे हो लेकिन अपने टारगेट को कभी मैंने मिस नहीं किया। वैसे 95 में मेरी शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ यहाँ विद्यापीठ में बनारस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मैंने यूपी रिकॉर्ड उस समय स्टेट का बनाया था 12 सेकंड का जो आज भी है। नेशनल जाने की बात हुई तो वो बिल्कुल बोले नहीं, नहीं जाना है, कोई लेडी टीचर लेकर आओ तो जाएँगे। वहाँ भी मैं भिड़ गई कि भाई आप मेरी लाइफ़ कैसे बर्बाद कर सकते हो? उनको लगा ये लड़की और वो टीम लेकर के गए 15 दिन में उन्हें बहुत अच्छा लगा। ख़ैर शादी के पहले की बात थी मैंने करीब 12-13 नेशनल मैंने खेला और कई स्टेट रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा ठीक हो जाएगी तुमको खेलने को देंगे हम क मेरा तो शादी का कोई लालच नहीं था, मेरा तो शादी का लालच था कि शादी हो जाएगी तो दौड़ने को मिलेगा। लेकिन फिर वहाँ जब शादी हो गई तो ये बोला गया कि अब बहू हो तो हाफ पैंट पहन के कैसे दौड़ोगी? मतलब बचपन वाला हाफ पैंट शादी के बाद फिर आ गया। खैर तब तक मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में, तो थोड़ा-सा जीने का एक लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि एक ये भी साबित करना था कि खेल में लड़कियाँ जब जाती हैं तो उनकी शादी जल्दी टिकती नहीं है, खेल खिलाड़ियों की शादी टिकती नहीं है। तो मैंने खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक हाउसवाइफ़ की तरह जीने लगी। बेटा मेरा 1997 में हुआ। फिर लेकिन 2001 में मुझे कुछ एक मिसकैरेज हुआ जिसके कारण 3 साल ब्लीडिंग लगातार हुई और वो ब्लीडिंग मतलब ऐसा होता था कि हम चलते थे तो लगातार मतलब जैसे ना गंगा नदी बहे वो हालत था। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हुए। किडनी में इन्फेक्शन हुआ, हार्ट में झिल्ली बन गई। मतलब मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि जब थोड़ा बेहोश होके गिरने लगे, एक्स-रे कराया गया, तो मेरे बॉडी में सिर्फ़ पानी दिख रहा था और कुछ भी नहीं था। 3 दिन तक तो हस्बैंड ऐसे लेके बैठे थे हाथ में कि ये अब मरे तो इसको लेके जाएँ मणिकर्णिका घाट। ख़ैर होने को कुछ और होना था, अच्छा काम होना था। जब ट्रीटमेंट हुआ कुछ अच्छे डॉक्टर्स परिचित मिले, उन्होंने
सही इलाज किया। 15 दिन में ही थोड़ा-सा बेहतर स्थिति हुआ। लेकिन फिर जब ये सब दवाइयाँ मेरी 6 साल चली। 2002 से लेकर के 2008 नवंबर तक दवा खाते-खाते हम इतना ऊब चुके थे, यानी पीजीआई के डॉक्टर ब एडिमा इतना पानी बॉडी में था कि बार-बार चलते थे, एडिमा हो जाता था, 100 मीटर वॉक करने में भी साँस फूलती थी। मतलब हार्ट का साइज़ इतना बड़ा, लीवर मजे का बड़ा-सा, बच्चेदानी एकदम डैमेज की मतलब सब कुछ डैमेज ही था। बस जी रहे थे और बच्चे को देख रहे थे, फैमिली को देख रहे थे कि नॉर्मल अ, हाउसवाइफ वाला लाइफ मेरा चल रहा था। एक एक अच्छे खिलाड़ी को अचानक से ब्रेक करके और 14 साल तक मैंने ये लाइफ जी। लेकिन उस जब शादी के बाद जब मैं स्पोर्ट्स छूटा तो एक चीज़ मेरे साथ अच्छी होती थी, मुझे रोज़ सुबह एक सपना आता था कि मैं ट्रैक पे दौड़ रही हूँ और मुझे मेडल्स मिल रहे हैं। और उठ के पसीने-पसीने से बैठ जाते थे तो हस्बैंड बोलते थे, "यार क्या मज़ाक कर रही हो? अब चलो जो हुआ, हुआ भूल जाओ।" फिर जब बीमार ज़्यादा रहने लगे तो डॉक्टर्स ने बोला थोड़ा आप टहलिए। तो टहलने के नाम पे घरवालों ने बोला हाँ, तुम स्टेडियम जाओ। अब बनारस में मैं रहती थी जब स्टेडियम के नाम पे तो भाई ऐसे पंख लगे कि जैसे लगे सारी दुनिया मिल गई। फर्स्ट डे ही डिसाइड कर लिया कि अब स्टेडियम जाएँगे तो कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर्स ने बताया कि आपका ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है, मास्टर्स चैंपियनशिप जो 35 प्लस एज ग्रुप के लोगों के लिए होता है, तुम जा सकती हो। तो वो एक बहुत ही मतलब वो जो दिन था मज़ेदार दिन था। मैं शाम को ऐसे ही लेटी थी, हम बोले ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग रुकी मतलब बहुत सालों तक ब्लीडिंग हुई। तो एक ख़्याल आया कि मैं बस्ती में तो इतने अच्छे से सेलिब्रिटी वहाँ पे थी और मेरे माँ-बाप ने इतना अच्छे से पैदा किया। शादी के बाद भी मैं अच्छे से थी, फिर कहीं न कहीं तो बिगाड़ा मैंने अपने आप को है, तो इसको ठीक मैं ही करूँगी। मैं मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ट्रैक पे जाऊँगी और जब शॉपकीपर के वहाँ पहुँचे ट्रैक सूट लेने तो वो मेरा मज़ाक उड़ा रहा था कि ये आप अपने लिए लेंगी? मैंने बोला हाँ, अपने लिए लेंगे। खैर कुछ ध्यान नहीं दिए और घर पे आके मैंने सारे रिकॉर्ड्स एशिया के रिकॉर्ड, वर्ल्ड के रिकॉर्ड जितना नेशनल का मेडल का टाइमिंग सब मैंने नोट डाउन किया और नेक्स्ट डे जाकर के मैंने टाइमिंग दी। अ, मतलब उस समय मेरा वज़न 90 किलो था और बीमारी की ये हालत थी कि 100 मीटर दौड़ने में क्या वॉक करने में हम थक के ऐसे बेहोश होके गिरते थे। तो टाइमिंग जो मैंने दी तो बढ़िया टाइमिंग 14 सेकंड की टाइम 38 साल की उम्र में तो वो भी सब लोग बोले ये तो आश्चर्य वाली बात है। मैंने 3 महीने बहुत मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे ट्रैक पे टाइम दिया मैंने। और जो लड़की 100 मीटर चल नहीं सकती थी और 3 महीने में मैंने 30 किलो वज़न कम किया। और 5वें महीने में नेशनल हुआ हिसार में, नेशनल में 1 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज़ मेडल और मैंने 38 साल की उम्र में 12 मीटर की टाइमिंग दी। मतलब सोचिए वो क्या रहा होगा कि कि तुम मर जाओगी, तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा। कई बार प्रैक्टिस के समय बेहोश हो जाते थे, एडिमा हो जाता था, ऐसे पैर में सारा ब्लड आता था, ऐसे हाथ से दबाते थे तो इतना-इतना गड्ढा और मतलब धड़कन बढ़ जाती थी। लेकिन जो मेरे कोच थे रामोद यादव इससे पहले तो ओलंपियन गुलज़ारा सर की ट्रेनिंग मैंने ली थी, तो बहुत अनुभव था मेरे पास कि वर्कआउट कैसे करना है और उसको मैंने पूरा भरपूर प्रयोग किया। तो मतलब एक इंडिया में जब एक भूचाल आ गया कि ये अचानक से इतनी बड़ी एथलीट कहाँ से आ गई। उसी साल मैंने जुलाई में 6 महीने बाद ब्रॉन्ज़ मेडल लिया, फ़िनलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे परफ़ॉर्मेंस के आधार पे मुझे इंडियन टीम का कप्तान बनाया गया। 700 लोग की टीम मलेशिया गई थी। वहाँ मैंने एशिया रिकॉर्ड बनाया, 4 गोल्ड मेडल थे। मतलब 12-7 की रनिंग में 35 प्लस में दौड़ती थी, मुझसे 10 मीटर पीछे सारे प्लेयर्स। तो इस तरह से जो मेरी मेहनत थी, जो मेरा सपना था, इतने सा बचपन का सपना, कि जब पीटी उषा ने 82 में मेडल लिया था तो एशियाड में, तो मुझे लगता था मुझे भी इसी तरह की सेलिब्रिटी बनना है। ज़िद्दी शुरू से मैं थी, ज़िद था खेलने का ज़िद, खेलने के आगे शायद भैया को पता होगा, एक बार मेरे फ़ादर मुझे खेलने नहीं जाने दे रहे थे तो मैं
प्रिंसिपल के रूम के सामने पूरे दिन बैठ के रोई, मुझे जाना है। अब वो परेशान, फिर वो रिक्शा उन्होंने किया, मेरी मम्मी के स्कूल गई, बोली किशोरी देखो तुम्हारी बिटिया मान नहीं रही है, इसको खेलने को भेजो नहीं तो ये मानेगी नहीं। फिर दोनों लोग डिसाइड किए कि नहीं ठीक है तुमको खेलने जाना है, तो वो एक मतलब दौड़ना जैसे लगता है ना अभी भी उससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसके बदले में कुछ भी मुझसे काम करा लो लेकिन मुझे दौड़ने को दो। खैर फिर तब से 2009 से मैंने जो मेडल जीतना शुरू किया, आज 2024 हो गया। के बीच में मेरे पास करीब नेशनल इंटरनेशनल 102 मेडल्स हैं, बहुत सारे एशिया रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे इंडिया रिकॉर्ड हैं और बेटा मेरा अभी 27 साल का है जो कि एलएलएम कर रहा है मास्टर्स, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। तो ये नीलू जी, और आपको उसकी हाइट है। मैं बताती हूँ, एक और भूचाल मैं आपको बताती हूँ कि अभी सबके फेसबुक सर्वर डाउन हो गए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रॉब्लम आ गई है कि फेसबुक सर्वर डाउन हो गए हैं, सबके लॉग आउट हो गए हैं। और ये देखिए संघर्षों की कहानियां जो हम सब साझा कर रहे हैं, और इतनी अच्छी बातें हो रही थी कि लोग मुझे बैक स्टेज में मैसेज किए जा रहे हैं कि हमें सुनना है, और सबका फेसबुक एक साथ लॉग आउट हो चुका है। तो मेरी एक सोच चली और फेसबुक सर्वर डाउन हो गया। तो मैं क्या कहूँ कि आपके संघर्षों की कहानी ईश्वर करे कि ये रिकॉर्ड हो रहा हो और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लाइव तो चल रहा है, लेकिन क्योंकि फेसबुक सर्वर डाउन है तो एक साथ 25-30 लोग 40 लोग जो जुड़े हुए थे सबके फेसबुक लॉग आउट हो चुके हैं। हमारा खुद का भी हो चुका है। मैं अभी वही चेक कर रही थी, हमारे भी नहीं आ रहे। अब वो मुझे पता ही नहीं है कि ये लाइव चल रहा है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप सब सहमति थे तो हम यहाँ पे ये हाँ बिल्कुल अपने जब यहाँ जुड़े हैं तो हम अपने संघर्षों को जरूर जिएंगे, यहाँ पे बातें साझा करेंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं परेशानी ऐसे ही नहीं, सब लेकिन कुछ मुझे लगता हुआ। है कि उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं को मैं बहुत अच्छे से प्लीज कंटिन्यू। तो बस यही सब कहानी थी। इस बीच में बहुत बेटे का मेरे बहुत सपोर्ट था और एलएलएम कर रहा है, मास्टर्स अभी लंदन में, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में। ये ऐसा नहीं था कि मैं घर से बहुत आजाद थी। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब रहती थी, मदर इन लॉ बीमार, अभी वो कैंसर से। घर को भी मैं देखती हूँ अच्छे से, गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब भी जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो भी बहुत, बनारस का जितना भी ज्यादा है सारा नीलू के नाम, चाहे डीएम कमिश्नर सबके आइकॉन बनाए जाते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराना और अपनी फिटनेस, अपने स्पोर्ट्स को भी परफॉर्मेंस के साथ अच्छे से रखना, ये बहुत चैलेंजिंग है। लोग कहते हैं इतनी एनर्जी लाती कहाँ से हो, तो हम बोले बस बचपन में बस्ती की चक्की का आटा मैंने खाया है। और जो यहाँ पे 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगी कि इतनी बीमारी के बाद मैं कैसे कमबैक हुई। ठीक है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से फायदा हुआ, लेकिन कुछ चीजें होती है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। पहला है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं कम होने देना है। इतनी बीमार थी लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं ठीक होंगी और मैं दौड़ूंगी और मैं मेडल जीतूंगी। दूसरा था टाइम मैनेजमेंट, तीसरा था हेल्दी डाइट, जो कि सिर्फ देसी खाना। नॉर्मली खिलाड़ियों को आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड होते हैं, ये सब। मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना था तो मैंने कभी ये सब चीज मैंने टच नहीं किया। और जो घर घर में खाना बनता है वही मेरा सबसे बड़ा बम होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा कहते हैं और हेल्दी बनाना, सत्तू को प्रोटीन के रूप में लेना, कमलगट्टा है ये बहुत हेल्दी होता है, उसका हलवा खाना, ये सब बहुत एनर्जी देता है। आप जब मेहनत करते हो ना तो ऊपरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सब आप अपने लाइफस्टाइल में ले लेंगे तो आपको अच्छा एक न्यूट्रिशन मिलेगा। बाजरा, ये जो आजकल बात हो रही है